हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं भविष्य के सभी इंजीनियर साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका केमिस्ट्री का अध्याय 2 है, द्रव्य के पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक बातों का अध्ययन किया। अब पार्ट 2 में आइए हम कुछ और बातों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी का लक्ष्य है अब की बार सबके सपने हों साकार। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड, अपने सहपाठियों में शेयर जरूर करें, जिससे आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 आपका है द्रव्य। दोस्तों, इसमें हम अध्ययन करेंगे द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन के बारे में, यानी चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। द्रव्यों की अवस्था, जो द्रव्य होते हैं उनकी अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण यही है कि उसमें अणुओं की जो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही है। दोस्तों, जो द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण दो ही है, या तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया या तो उनके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। जैसे आप तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण, जब आप तापमान को बढ़ाते जाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव्य ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब आप किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाते जाते हैं तो उनके जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो अधिक हो जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, और यही कारण जो द्रव्य है वो अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तापमान में और वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण जो अणु होते हैं, अणु मुक्त रूप से गति करने लगते हैं, यानी जो अणु होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और मुक्त रूप में गति करने लगते हैं। अर्थात जो आपके द्रव्य हैं गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम उसके तापमान को और बढ़ाएं, अधिक वृद्धि कर दें, तो गतिज ऊर्जा अत्यधिक हो जाएगा और अणु मुक्त रूप से गति करने लगेंगे, और इस अवस्था को हम कहेंगे कि द्रव्य की जो गैसीय अवस्था कहते हैं, और इसमें जो द्रव्य है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। साथियों, तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं, यानी जैसा हम सभी लोगों ने पढ़ा उसके विपरीत में क्रियाएं होती हैं, और जो द्रव्य है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन हम जब टेम्परेचर को घटाते जाएं तो वो फिर से क्या होगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव्य अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निम्न पराक्रमों द्वारा परिवर्तित होते हैं। वो पराक्रम कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अगर हम पराक्रम की दोस्त बात करें तो पहला आपका है गलन, यानी मेल्टिंग। ये क्या होता है, वह निश्चित ताप, यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी वह कोई निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव्य
अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य का गलनांक कहलाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तथा ये जो पराक्रम है ये गलन कहलाती है। यानी गलनांक का अर्थ है कि वो गल जाए, यानी द्रव अपनी अवस्था, वो जो द्रव्य है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, और यही हमारा कहलाता है द्रव का गलनांक। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पराक्रम है, ये गलन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसको आप नोट करेंगे कि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसकी उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि गलनांक की उपस्थिति में अशुद्धि जो होता है आपका, उसकी उपस्थिति में गलनांक आपका कम हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों अगला आपका आ जाता है हिमांक। हिमांक आ जाता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है दोस्तों? ये है वह निश्चित ताप दोस्तों अगला जो आपका आ जाता है हिमांक, यानी हिमांक आपका आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है मेरे दोस्तों? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या जम जाता है, उसे उस द्रव्य का हिमांक कहलाता है। हिमांक का अर्थ जैसे इसके नाम से ही हम सोचते हैं हिमांक, यानी हिम का अर्थ होता है बर्फ, यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाता है, बर्फ बन जाता है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं द्रव्य का हिमांक। अब द्रव का हिमांक जो होता है, जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक बढ़ जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट जो आप नोट करके कहीं लिखेंगे कि जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दूसरा अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक बढ़ जाता है। अगला आपका आ जाता है बॉइलिंग यानी क्वथनांक। तो चलिए क्वथनांक की अगर हम बात करें तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है तथा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी क्वथनांक का अर्थ यही है कि वह निश्चित ताप जिस पे कोई जो द्रव है वो उबलना शुरू हो जाए, तो हम उसको कहेंगे क्वथनांक। और इसमें क्या होता है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसमें आप लिखेंगे कि क्वथनांक जो होता है, अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम करने पर क्वथनांक कम हो जाता है। अब आइए इसके बारे में हम और थोड़ा सा पहाड़ों पर, जैसे आपका पहला उदाहरण आप देखेंगे कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, अतः द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है।
तथा द्रव का कम ताप, जो द्रव है वो कम ताप पर ही उबलने लगता है। अतः पहाड़ों पर अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही जो जल है वो उबलने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो उसका वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और वहाँ द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाएगा और द्रव कम ताप पर ही उबलने लगेगा। दूसरा आपका है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर नहीं जा सकती। इस कारण से कुकर में जल पर जो दाब है वो बढ़ जाता है और अतः जल का जो क्वथनांक है वह भी बढ़ जाता है। जब कुकर में जल का दाब बढ़ जाएगा तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, यानी वो उबलने लगेगा और कुकर में उच्च ताप प्राप्त होने के कारण दाल शीघ्रता से गल जाती है और सामान्य परिस्थितियों में जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर नोट करिए, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप वहां पर टिक करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका आ जाता है वाष्पन। तो वाष्पन क्या होता है, किसी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। किसी भी ताप पर जो द्रव है वो जब द्रव से वाष्प में बदल जाए, यानी जो जल है वो वाष्प में बदल जाए, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, आपकी वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल और वायुमंडल के ताप तथा वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगला आपका आ जाता है ऊर्ध्वपातन। तो इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं वो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। आपके कुछ पदार्थ हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को आप कहेंगे ऊर्ध्वपातज। तथा यह जो पूरा पराक्रम है, पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका आ जाता है नौसादर, कपूर, आयोडीन आदि। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिन साथियों को इस वीडियो के PDF नोट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कैसे करना है, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहाँ से आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे एक्सीलेंट गुरुकुल और वहाँ से जाकर आप हमारे सारे PDF निःशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जोड़ें, जिससे और लोगों का भी फायदा हो सके और हम लोग एक मजबूत शिक्षित समाज का निर्माण कर पाएं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।